हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फन विद सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये हिस्ट्री सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के शेष भाग को पूरा करेंगे। इस श्रृंखला का पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूं। आपसे निवेदन है आप उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा ये प्रयास पहुँच सके। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तुगलक डायनेस्टी, आप सभी को पता है तुगलक डायनेस्टी से पहले हम खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में प्रथम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। घियासुद्दीन तुगलक, जिसका कि मूल नाम गाजी मलिक था, इसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना 1320 ईस्वी में की। एट 1325 ही डाइड व्हेन पवेलियन ऑफ हिज वेलकम कोलैप्स्ड। कहा यह जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी साउथ की विजय यात्रा पर था, जिस दौरान उसके धार्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया भी उसके साथ थे। कुछ बात को लेकर के दोनों में मतभेद हुआ और निज़ामुद्दीन औलिया जी ने घियासुद्दीन तुगलक से दिल्ली अभी दूर है जैसा शब्द कहा। दिल्ली आते समय मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि घियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, के द्वारा उसके स्वागत में बनाया गया पवेलियन कोलैप्स कर जाने से घियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। ही कंस्ट्रक्टेड वेल कैनाल्स एंड मेंटेन्ड द पोस्टल सिस्टम। घियासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी को सुदृढ़ करने वाला, आधार प्रदान करने वाला जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि घियासुद्दीन तुगलक के डेथ के बाद गद्दी पर आया, जौना खान के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये कई भाषाओं का ज्ञाता और एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसके नॉलेज के ज़्यादा होने के कारण इसके द्वारा लिए गए डिसीजन अच्छे थे, लेकिन उनकी तार्किक क्षमता और उनका क्रियात्मक स्वरूप सही न होने के कारण वो असफल हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए कार्यों के बारे में हम चर्चा वन बाय वन करेंगे। गद्दी पर बैठते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला काम 2 आब में टैक्सेशन, जो कि बहुत ही प्रभावी कदम था, लेकिन मानसून के सही न होने के कारण कृषि अच्छी नहीं हुई। परिणाम स्वरूप किसान कर चुकाने में अक्षम रहे। स्थिति को न देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स कलेक्शन को बड़े स्ट्रिक्टली वसूलने का आदेश दिया, जिसके कारण किसान खेती छोड़कर भाग गए और कर की हानि के साथ साथ एग्रीकल्चर की भी क्षति हुई। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327 में सामरिक कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद के पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में उसे कुछ चीज़ें गलत महसूस हुई और उसने पुनः कैपिटल का ट्रांसफ़र दिल्ली किया। यह भी एक असफल परियोजना थी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अब तीसरे स्टेप पे सोने और चांदी की मुद्रा को घिसावट से बचाने के लिए सांकेतिक मुद्रा, जो कि तांबे की थी, वो चलानी प्रारंभ की। लेकिन मुद्रा के निर्माण में नियंत्रण न रख पाने के कारण बहुत सारी जाली मुद्रा चलन में आ गई। फलतः मोहम्मद बिन तुगलक को पूरी की पूरी मुद्रा को खजाने से ओरिजिनल मुद्रा के साथ बदलना पड़ा, जो कि खजाने के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। प्लान ऑफ पर्शिया एंड चाइना। पर्शिया और चाइना को जीतने का प्लान मोहम्मद बिन तुगलक का एक अच्छा प्लान था। वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए उसने एक बहुत बड़ी आर्मी ऑर्गेनाइज की और उसको तनख्वाह एडवांस के तौर पर, पेशगी के तौर पर दे दी। बाद में परिस्थितियों के बदलने पर मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी ये प्लानिंग भी स्थगित करनी पड़ी और बहुत बड़ा नुकसान उसके राज्य को झेलना पड़ा। ऐसी स्थितियों में मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में डेथ हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक
ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने अपने गद्दी पर बैठने के बाद कोई बड़ी विजय यात्रा या विजय की प्लानिंग नहीं की। मोहम्मद बिन तुगलक शांति से अपना शासन काल चलाने के लिए जाना जाता है। इसके समय में उलेमा और नोबेल्स के बीच में संघर्ष हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज़ शाह तुगलक ने उलेमाओं का फेवर लेते हुए उनके अनुसार राज्य चलाना उचित समझा। फिरोज़ शाह तुगलक उलेमाओं के फेवर में आकर के राज्य को चलाता रहा। जजिया कर की स्थापना के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदू प्रजा से अपनी वैमनस्यता उत्पन्न कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज़ शाह तुगलक नहरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। जजिया कर का लगाया जाना। ही इस्टेब्लिश्ड मैनी मदरसाज, उसने बहुत सारे मदरसाओं की स्थापना की। जियाउद्दीन बर्नी एंड शम्स उल सिराज रोट देयर बुक अंडर हिम, इसके समय में इन लोगों ने अपनी किताबें लिखी। ही कंस्ट्रक्टेड कैनाल, उसने नहरों का निर्माण कराया। और सिंचाई विभाग का जो कर सर्ब के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने सिंचाई कर वसूला। इसने अपनी आत्मकथा फतुआते फिरोज शाही भी लिखी, जो कि काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत नियंत्रित या सही शासन काल को रखने के लिए नहीं जाना जाता। इसी के समय में तिमूर लैंग का आक्रमण होता है। तिमूर शहनशाह के दिल्ली छोड़ जाने के बाद तिमूर लंग 15 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और ओपन लूटपाट होती है। तिमूर लंग तुगलक डायनेस्टी के नींव को पूरी तरीके से हिला देता है। फाइनली तिमूर लंग के बाद 1413 तक तुगलक डायनेस्टी रहती है, जिसके बाद खिज्र का सैयद डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। सैयद डायनेस्टी तिमूर लंग के जाने के बाद तिमूर के द्वारा अपने गवर्नर, अपने सेनापति खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की विरासत दी गई थी। खिज्र खां ने 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्थापना की और अपने किंगडम को मेंटेन किया। उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने तारीख़े फिरोज़ शाही और शाह की उपाधि धारण की। तारीख़े मुबारक शाही वॉज रिटन बाय याहिया बिन सरहिंदी। सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर के तौर पर अलाउद्दीन आलम शाह का नाम आता है, जिसे कि उसके सेनापति या वजीर हामिद खान के द्वारा हटा दिया जाता है। हामिद खान बहलोल लोदी के नाम से लोदी वंश की स्थापना करते हैं। लोदी डायनेस्टी पहली बार अफ़गानिस्तान के शासकों और सरदारों के द्वारा चलाई जा रही सिस्टम को बताती है। बहलोल लोदी अफ़गान सरदारों के बल पर अपने शासन को चलाने के लिए जाना जाता है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, जिनका समय 1889 से 1517 के बीच में होता है, ये अपने लोदी डायनेस्टी के सबसे अच्छे शासक के तौर पर जाने जाते हैं। गजे सिकंदरी का निर्माण इन्होंने किया। गजे सिकंदरी ज़मीन की पैमाइश के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई है। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने के लिए भी सिकंदर लोदी को जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे कि बाबर मुग़ल शासक के द्वारा 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया जाता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को देखने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने सुझाव कैसे
हम अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं या किन विषयों पर हम अपने वीडियो को केंद्रित करें, इस पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।